गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पहले न्यूक्लियस कराऊंगी, बाद में और ऑर्गेनेली कराऊंगी। क्यों पहले न्यूक्लियस कराएंगे? न्यूक्लियस के लिए मैंने आपको कुछ बताया था। क्यों, क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल है, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा ना। क्यों बोलते होंगे? ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन डिसाइड करता है ना कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे एक्शंस जो है वो कौन डिसाइड करता है? ब्रेन डिसाइड करता है ना। क्या हमारी थिंकिंग पावर, हमारी रीजनिंग पावर, हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम सब लॉजिकल थिंकिंग जो भी है वो सब किससे कोरिलेट होती है? ब्रेन से ही कोरिलेट होती है ना। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारे डिसीजन कौन देता है? ब्रेन देता है। तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि सेल के लिए ब्रेन कौन है? हमारा न्यूक्लियस है। क्यों है? ये डिसाइड करता है कौन सी प्रोटीन बनेगी। अगर प्रोटीन कौन सी ये डिसाइड कर रहा है तो ये ब्रेन कैसे हो गया? ब्रेन ऐसे हो गया बेटा कि समझिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की किस लिए यूज होती है? प्रोटीन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देती है, प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके पास कुछ ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होता है जो पेरेंट टू प्रोजेनी इनहेरिट होता है। ये डिसाइड करता है कि जो न्यू प्रोजेनी आएगी वो किस तरह की होगी। इसके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं। वो क्या चीजें होती हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जो भी वो है ऑफ स्प्रिंग है, मीन्स जो भी डॉटर सेल है, डॉटर सेल्स का मतलब मेरा फीमेल जेंडर नहीं है, जो भी सेल फॉर्म हो रही है एक सेल है, मीन्स सपोज है कि कोई पेरेंट सेल है, चाहे ये प्लांट की बात हो या एनिमल की बात हो। ठीक है, तो इसकी जो प्रोजेनी आएगी वो इससे कहीं ना कहीं रिजेंबल करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंगो के जो पेड़ है, मैंगो के पेड़ की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बनियन ट्री की हो जाएगी, या फिर मैंगो के पेड़ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली बिना आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज किए वो ऑटोमेटिकली रोज प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेल की कहाँ पे होती है? इस सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग आप अपने पेरेंट्स को अपने सराउंडिंग में देखिए, जो भी हम लोग जो भी हैं कहीं ना कहीं हम लोग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। चाहे वो हमारी हाइट हो, चाहे कलर हो, चाहे वो हम लोगों की आईज का कलर हो, हेयर का कलर हो, बॉडी का कलर हो, कुछ भी हो। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? स्टोर होती है इस सेल में, स्टोर होती है। इस सेल के भी किस पोर्शन में स्टोर होती है? जिसको मैं ब्रेन बोल रही हूँ, मीन्स न्यूक्लियस में स्टोर होती है। तो न्यू प्रोजेनी क्या आएगी, ऑफ स्प्रिंग कैसी फॉर्म होगी, ये डिसीजन कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। दैट्स वाई इट्स अ ब्रेन ऑफ सेल। तो चलिए देखते हैं ब्रेन ऑफ सेल के बारे में। क्या करता है ब्रेन ऑफ सेल? तो इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था बेटा? हम लोगों ने रॉबर्ट हुक का नाम पढ़ा था। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, याद है? अगर याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और अगर नहीं याद है तो प्लीज उस लेक्चर को फिर से जाके देखिए। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक ये सेल है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक बॉडी देखी थी जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था? न्यूक्लियस दिया था। ठीक है, और वो न्यूक्लियस उसके पास सारी कंट्रोलिंग पावर है कि कौन से एंजाइम्स होंगे। अब जब प्रोटीन वही बना रहा है, प्रोटीन का डिसीजन वही ले रहा है, जीन एक्सप्रेशन वही करा रहा है, तो वही डिसाइड करेगा कौन से हार्मोन्स रेगुलेट होंगे, कौन से एंजाइम्स रेगुलेट होंगे। ये सारी कैपेबिलिटी किसके पास है? हमारे उसके सेल के न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। है क्या ये? इसको हम बोलते क्या है? ब्रेन ऑफ सेल। क्या ये सब सेल में एक नंबर में प्रेजेंट होता है या कुछ और नंबर वेरी करते हैं? बेटा एक्चुअली इसका नंबर जो है वो वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? जहां भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी वहां पे न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज्यादा हो रही होगी वहां भी न्यूक्लियस जो है हमारे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ अभी हम देखेंगे। पहले नंबर्स के अकॉर्डिंग जो इसका वेरी करता है ना साइज, वेरी करता है किसमें? नंबर्स के अकॉर्डिंग। नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो न्यूक्लियस वेरी करता है। तो वेरी करता है तो बेटा ये किसमें फिर डिवाइड होगा? एक जो देखिए जिस सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, चाहे वो प्रोकैरियोट की बात हो रही हो या यूकैरियोट की। क्या हम प्रोकैरियोट की कैसे बोल सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है?
बताइए, ये आंसर आप ही देंगे। क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? और अगर होता है तो ये वही न्यूक्लियस है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कि वेदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैविंग न्यूक्लियस और नॉट, और इट मे बी जस्ट लाइक यूकैरियोटिक सेल्स और समथिंग डिफरेंट इन टेक्सचर। तो ये वेरी करता है, ठीक है। वेरी किसके में करता है? वेरी इन नंबर्स। इसके नंबर्स जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है बेटा। अब नंबर्स के बेस पे जो ये वेरी करता है, यूजुअली जो जनरली है वो एक सेल के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। सिंगल के लिए क्या हम यूनी न्यूक्लियर बोल सकते हैं, ठीक है, सिंगल यूनी। तो एक कंडीशन क्या हो गई? यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड बेटा मैं क्या कह रही हूँ कि यूजुअली यही केस प्रेजेंट होता है। यूनी मीन्स क्या होता है? सिंगल मीन्स इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे? एक वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यूजुअली सारी सेल्स जो है वो कैसी कैरी करती है? यूनी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन। सेकेंड वन बेटा क्या होगा? मोर देन वन भी केस पॉसिबल हो रहा होगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? बाई न्यूक्लिएटेड। बाई न्यूक्लिएटेड। आप लोगों ने पैरामीशियम सुना होगा, सुना है पैरामीशियम? स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, कुछ है स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा अगर आप लोगों को लोअर क्लासेस का याद हो, अगर नहीं याद है तो अभी मैं पैरामीशियम आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी, सॉरी, यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को अगर याद होगा तो कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस मीन्स साइज उनके डिफरेंट थे। कोई स्मॉल न्यूक्लियस और कोई लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट था, साइज डिफरेंट थे, दोनों का रोल डिफरेंट था, ठीक है। जब भी कभी मैं पैरामीशियम पढ़ाऊंगी तब वो आपको क्लियर होगा, लेकिन आपको पता है कि इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन बेटा कहाँ होगी? वो पैरामीशियम। ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड मैंने क्या बोला? यूजुअली सभी सेल्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड मीन सिंगल न्यूक्लियस ही कैरी करती। अब मोर देन टू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं क्या बेटा? हाँ, जहाँ पे डिवीजन बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे मोर देन टू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। मोर देन टू न्यूक्लियस को बेटा क्या बोल सकते हैं? क्या हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोल सकते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? मैनी। मैनी मीन्स हो गया मोर देन टू न्यूक्लियस विल बी देयर, ठीक है। मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मैनी न्यूक्लियस के लिए हम क्या यूज करेंगे टर्म? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? क्या हम लोगों ने सुना है फंजाई के बारे में? सुना है? फंगस सुनी है, फंजाई सुना है, ये सब सुने हम लोगों ने क्या टर्म? तो जो राइजोपस है बेटा उसमें क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। अच्छा, एक तरफ मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये ब्रेन है सेल का, और ब्रेन ही डिसाइड करता है कि क्या फंक्शनिंग करेगी सेल, ठीक है, उसको किस फंक्शन के लिए परफॉर्म करना, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कोई सेल ऐसी भी हो सकती है जिसमें न्यूक्लियस ही ना प्रेजेंट हो? ऐसी होती है बेटा। क्या ह्यूमन बीइंग में होती है या प्लांट्स में होती है? दोनों के केस में होती है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग होती है, सेल का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बाद डीजनरेट हो जाता है आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिटी कुछ सेल्स है जिनका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, और इस डीजनरेशन की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट है, क्योंकि मैच्योर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि एब्सेंट है न्यूक्लियस। उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड या ए न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। बेटा ई न्यूक्लिएटेड कहाँ पे होगा? कभी सुना है हम लोगों ने? आरबीसी का नाम तो सबने सुना होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, कॉमर्स से होंगे या फिर आर्ट से बिलोंग करते हो, सबने आरबीसी का नाम जरूर सुन रखा होगा, ठीक है। आरबीसी क्या है? क्या करती है? रेड ब्लड कॉर्पस है, क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती है,
फंक्शन पता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती है। इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। तो ये आरबीसी जो है वो जब मैच्योर आरबीसी होती है वो इन्यूक्लिएटेड हो जाती है। क्यों हो जाती है कि मैक्सिमम जो है प्लेस किसको मिल सके, हीमोग्लोबिन दैट इज पिगमेंट, ठीक है, जो कैरी करता है, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। उस पर बाइंडिंग होती, क्या बाइंडिंग होती, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किसी में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम अमाउंट मिल सके स्पेस, इसलिए जो है ये क्या हो जाती है, आफ्टर मैच्योरिटी इन्यूक्लिएटेड हो जाती है। ये तो हो गया बेटा ह्यूमन बीइंग की बात। क्या प्लांट्स में भी ऐसी कोई सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है? हाँ बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लोएम पढ़ा होगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम सब जानते होंगे। एक अगर जो नहीं जानते उनके लिए मैं बेसिक बता दे रही हूँ कि एक टिश्यू जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। किसमें रिस्पॉन्सिबल है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए? प्लांट्स में, ठीक है। और एक टिश्यू है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं आता है। बट इतना सबको पता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट से डिफरेंट सेल से बना होता है। तो उसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज शीफ ट्यूब्स। उन शीफ ट्यूब्स का जो न्यूक्लियस है वो आफ्टर मैच्योरिटी डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट हो जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस विल बी अपसेट देयर। तो हम उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, इन्यूक्लिएटेड। तो वो कंडीशन क्या है बच्चों, इन्यूक्लिएटेड है। मीन्स उस टाइम पे मैच्योरिटी के टाइम पे शीफ ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। तो दो केस आपको पता चल गया, एक आरबीसी का जो बहुत कॉमन है आप सब जानते हैं, और दूसरा केस जो है वो शीफ ट्यूब्स का है। शीफ ट्यूब्स, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीफ ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। उसकी नाइबरिंग सेल्स जो उससे एसोसिएट करती है, कंपेनियन सेल, उसका न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है शीफ ट्यूब की एक्टिविटी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन से में किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं प्रेजेंट होता है बेटा, मैच्योर आरबीसी, ठीक है। और किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, शीफ ट्यूब्स में। ये दोनों क्वेश्चन जो मैच्योर आरबीसी है और शीफ ट्यूब्स है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं किया है न्यूक्लियस का, सिर्फ हम लोगों ने किया है कि किसने इसको डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर की थी, हमारी डेड सेल डिस्कवर की थी, पढ़ा था ना, याद आया। इसके बाद इसका मेन रोल क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि डिसीजन सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी वो ये न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जीन एक्सप्रेशन के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, आरआरएनए की सिंथेसिस के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली कौन सी प्रोटीन फॉर्म होगी उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने बताया कि इसमें कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कैरी करते हैं कि जैसे फर्स्ट जनरेशन है, उस फर्स्ट जनरेशन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होगी, सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर होगी। यही जो है वो फाइलोजेनी चलती है ना, बताया ना आप लोगों को कि मैंगो के ट्री में जो है वो ऑटोमेटिकली रोज प्लांट्स जो में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो ह्यूमन बींग ही बनेंगे, वो एलिफेंट जाके नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन की ये ह्यूमन बीइंग है, इसमें इतने पेयर क्रोमोसोम्स होने चाहिए, इसमें आईज प्रेजेंट होनी चाहिए, इसमें लिम्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होती है। अब वो जेनेटिक मटेरियल भी पेरेंट्स साइड से होता है, मीन्स एक मैटरनल एक पैटर्नल साइड से। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डिसाइड होता है कि ऑफ स्प्रिंग में कौन से कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होंगे, कौन से नहीं होंगे। ये तो है हमारा जेनेटिक्स का पार्ट, हम आज जेनेटिक नहीं कर रहे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इसमें कोई मटेरियल प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब उस मटेरियल का नाम भी जान लेते हैं। मेरा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमा वर्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, साइंस बैकग्राउंड से जो भी होंगे उनको क्रोमा क्लियर होगा। क्रोमा क्यों होता है, क्योंकि ये कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, तो क्रोमा तो इसमें डायरेक्टली मिल रहा है ना,
क्यों कलर सब्सटेंस है? क्योंकि इनको जब हम स्टेन करते हैं तो ये कलर जो है वो डाई का कलर वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप पे विजुअल होते हैं। तो इसलिए क्रोमा जो है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है बेटा? कलर को। ठीक है, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये न्यूक्लियस टर्म जो है वो बेटा किसने दिया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन क्रोमेटिन टर्म जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो किसने दिया? फ्लेमिंग ने। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्रोमेटिन कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्या फंक्शनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रोल है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको क्रोमेटिन बोलते क्यों है? क्योंकि स्टेनिंग डाई का कलर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस कलर पिगमेंट की वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, दिया किसने था ये वर्ड? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस दिया था। इतना क्लियर है? तो अब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर ले। यूजुअली जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, मीन सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कभी कभी बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होती है, जैसे सपोज दैट पैरामीशियम, उसमें माइक्रो और वो मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल से। मल्टी न्यूक्लिएटेड राइजोपस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आफ्टर मैच्योरिटी जो है कुछ सेल्स अपने जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देती है? डिजेनरेट कर देती है। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा, दैट इज मैच्योर आरबीसी एंड सीव ट्यूब्स। आई थिंक यहाँ पे सीव ट्यूब्स क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख दे रही हूँ। आरबीसी तो क्लियर दिख रहा है बट सीव ट्यूब्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, सीव ट्यूब्स। तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है। अच्छा, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन बॉन्ड है कि सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है? उसी को पता है? नहीं पता है? पता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको पता है या नहीं पता है। ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि लेक्चर देखने के बाद आप उसका आंसर कर रहे हैं। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने क्या किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होते। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अब उसका क्या नाम है वो आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बता रही आपको कि उस पर्टिकुलर जिस रीजन में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइड डिफरेंशिएशन ही ऑर्गेनिज्म का इसी बेस पे है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो था उसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थी। अब ये हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें मेम्ब्रेन होगी। अब मेम्ब्रेन होगी तो बेटा ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है या डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है वो देख लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस विल बी डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती मीन्स दो मेम्ब्रेन। क्या इसकी मेम्ब्रेन जो है वो एक स्मूथ कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन है? नहीं, इसकी मेम्ब्रेन कैसी है बेटा? डिसकॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन। तो जो इसकी मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों है डिसकॉन्टिन्यूअस वो भी अभी देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले न्यूक्लियस का कि न्यूक्लियस क्या है। कलर विजिबल है? यस, बेटा इट इज डबल मेम्ब्रेन।
स्ट्रक्चर पता है क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये तो पता होगा। मैं ज्यादा नहीं ड्रॉ कर रही, ठीक है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो आपको बेटा यहाँ पे कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है, एक तो आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है, एक आपको कौन सी मेम्ब्रेन दिख रही है, ये इनर साइड में दिख रही, दो मेम्ब्रेन दिख रही है। इट मीन्स क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर। तो सिंपल है, इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस है क्या, जो इनसाइड है न्यूक्लियस के वो इनर मेम्ब्रेन होगी, जो आउटसाइड है वो क्या होगी, वो आउटर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब ये दो मेम्ब्रेन जो है वो इसको सराउंड कर रही हैं, तो हम इसको क्या सेल इन्वेलप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों सॉरी न्यूक्लियर इन्वेलप, सेल इन्वेलप तो कुछ और था जो हम लोगों ने प्रोकैरियोट में पढ़ा था, जो प्रोकैरियोटिक सेल के इन्वेलप थे, मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को सराउंड कर रहे थे। इसी तरह से ये न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। तो क्या उसमें एक ही मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी या दोनों, बेटा दोनों मेम्ब्रेन्स जो है वो इन्वॉल्व होगी न्यूक्लियर इन्वेलप बनाने में। ठीक है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है बेटा उसका क्या रोल हो सकता है, कुछ इमेजिन कर सकते हैं क्या, या आपको नहीं लग रहा है कि ये सेपरेट कर रहा है सेल को साइटोप्लाज्म से। अल्टीमेटली देखें तो क्या होगा बेटा, अगर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है तो यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट होगी ना, उसी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होगा। मीन्स यहाँ पे जो इसकी फ्लूइड मैट्रिक्स थी वो क्या थी, साइटोप्लाज्म थी, ये बताया था ना, जो इसकी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स थी। तो उसी तरह से जो है इसकी भी कोई फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होगी। तो ये मेम्ब्रेन इसको सेपरेट कर रही है, लेकिन उसके बाद में बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर्स का क्या रोल हो, क्यों प्रेजेंट है, क्यों नहीं कॉन्टिन्यूअस है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बाई डायरेक्शनल मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई चीज सिंथेसाइज हो रही, कोई चीज फॉर्म हो रही है, वो साइटोप्लाज्म में जाने के लिए फ्री है। साइटोप्लाज्म में कोई मॉलिक्यूल्स बन रहा है, कुछ बन रहा है, वो न्यूक्लियस में आने के लिए जो है वो फ्री है। मीन्स मूवमेंट दोनों साइड से पॉसिबल है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल जो है वो कहाँ मूव कर सकता है, कैन बी मूव टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मटेरियल और प्रोडक्ट कैन बी मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसीलिए मूवमेंट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है बेटा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। आप समझ में आया कि ये क्यों नहीं कॉन्टिन्यूअस है, क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बीच में ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उस पेरी न्यूक्लियर स्पेस की जो है 10 to 15 नैनोमीटर जो है वो विड्थ होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, न्यूक्लियर पोर डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन समझ में आ गया है कि उससे कुछ सब्सटेंस जो है न्यूक्लियस के में जो सिंथेसाइज हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, जो उसके प्रोडक्ट है वो फ्री है, कहाँ जाने के लिए, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के कुछ सब्सटेंस जो है वो फ्री है न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए। इसी वजह से क्या है कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूअस ना होके डिसकॉन्टिन्यूअस है। इतना हमें समझ में आ गया, तो हम इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर ले। ये स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन ये क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्या है, देखिए ये इनर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये किससे ओरिजिनेट हो रहा है, आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। क्या फॉर्म कर रही है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस,
कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ठीक है। कुछ ये इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, कुछ रेटिकुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कॉमनली ईआर, ठीक है। ईआर कौन सा, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। अब देखिए, जब मैं आपको ईआर पढ़ाऊंगी तो ईआर जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। किस लिए दो टाइप का होता है, उसकी अगर सरफेस पे, उसकी मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हम कर चुके हैं, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उन ग्रेन्यूल्स की वजह से इसकी अगर जो सरफेस है वो कैसी है, रफ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, RER, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर जो है उसकी सरफेस में RER मीन्स क्या, सॉरी, उसकी सरफेस पे राइबोसोम अब्सेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस कैसी होगी, रफ होगी, नहीं होगी, वो कैसी होगी, एक स्मूथ सरफेस होगी, ठीक है। तो उस स्मूथ सरफेस की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फंक्शन क्या है, जब हम लोग ईआर पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के हैं। एक कैसा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक कैसा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी वजह से रफ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। स्मूथ है जो है वो किसकी वजह से स्मूथ है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। तो जो न्यूक्लियस से एसोसिएट करती है, जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से ईआर एसोसिएट करता है, उससे ओरिजिनेट होता है, वो यूजुअली कौन सा होता है, हमारा RER। RER है, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स, ठीक है। तो देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। जो डॉट लाइन स्ट्रक्चर है दैट इज राइबोसोम्स, यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। और एनसीईआरटी बेटा साफ साफ ये मेंशन करती है कि एनसीईआरटी ये कहती है कि RER से जो है वो तो एसोसिएट हो ही रहे राइबोसोम, एज वेल एज जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, कभी कभी उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। तो वो भी कैसी होगी, स्मूथ की रफ बेटा, वो भी रफ होगी, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो ये बेटा यहाँ पे ये कौन सा RER हो गया, ये कौन सा ER हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना। इन राइबोसोम्स की वजह से ये कैसा हो गया, रफ हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ किसकी वजह से है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स जो है वो किससे एसोसिएट कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हमें इसका आउटर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, तो हमें अब इसके अंदर चलते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा, यस और नो, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कुछ मटेरियल प्रेजेंट होगा, लिक्विड, सेमी लिक्विड टाइप का मटेरियल, जेल लाइक जो है कोलाइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, ये है हमारा साइटोप्लाज्म में जब सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल, कोलाइडल मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, तो हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। किससे बाउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है वो देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इसमें ऐसी चीज प्रेजेंट होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कंटेन करती है वो चीज क्या होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है
ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? क्रोमेटिन। नाम याद आया? क्रोमेटिन किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एक कलर अपेयर कर रहा था। किसकी वजह से? क्योंकि एक डाई का स्टेट एब्सॉर्ब कर रहा था, ठीक है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है? क्रोमेटिन हमारा। भी क्रोमेटिन में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट है? क्रोमेटिन हमारा न्यूक्लियस के अंदर। मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कैरी कंटेन करता है? क्रोमेटिन कंटेन करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है वहां पे एक मेम्ब्रेन से बिना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं, एक बिना मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं? इस कलर से बेटा, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस किसके साथ है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। जब अगर मेम्ब्रेन होती तो ये इससे के साथ कॉन्टिन्यूस नहीं होता ना। अगर मेम्ब्रेन होती तो ये सेपरेटेड होता न्यूक्लियोप्लाज्म से, लेकिन इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए बेटा ये किसके साथ कॉन्टिन्यूस हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में, ठीक है। अलग है, किससे अलग है? क्रोमेटिन मटेरियल से। इसका क्या नाम है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कभी कि जो है वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहीं पे पढ़ी थी, एसोसिएट करती। राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहाँ थी? राइबोसोम की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री बताई थी आप लोगों को। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या थी? राइबोसोम्स थी। उसी तरह राइबोसोम्स में, अच्छा बेटा, राइबोसोम्स का कंपोजिशन क्या था? राइबोसोम हम कर चुके तो कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। इट विल बी RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। RNA और प्रोटीन पार्टिकल था, इसीलिए उसको राइबोसोमल पार्टिकल भी बोल रहे थे। RNA क्या था? राइबोसोमल RNA। RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोलस है, इसमें क्या सिंथेसाइज हो रहा है बेटा? RNA, ठीक है। मीन्स R क्या किसके लिए है? राइबोसोम्स के लिए। राइबोसोमल RNA जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। इसका मतलब ये किसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा? राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। RNA, राइबोसोम्स का मेन तो यही था ना, RNA प्लस प्रोटीन। तो RNA वो कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसके जो है सिंथेसिस की वजह से, RNA की सिंथेसिस की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? Nucleus will be called as ribosomal factory. राइबोसोमल फैक्ट्री क्यों बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री? हमने कहीं पे प्रोटीन फैक्ट्री बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वहां पे प्रोटीन बन रही थी। कहाँ पे बन रही थी? जहाँ पे हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट था। राइबोसोम्स और mRNA मिलकर प्रोटीन बना रहे थे, तो हमने बोला था कि राइबोसोम्स जो है वो क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। अब राइबोसोम में जो RNA प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोलस पे फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री। क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। राइबोसोमल फैक्ट्री, इतना याद रहेगा। अब हम लोग इसमें चले क्रोमेटिन मटेरियल में। क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हम सबको पता है DNA के बारे में। DNA तो सबने सुन रखा हुआ, ऐसा कोई नहीं इसमें। क्या आपको ये दिख रहा है? दिख रहा है कि कितना उलझा उलझा सा पोर्शन है, ठीक है। इससे क्या कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता है। कब तक नहीं बन सकता? जब तक मैं इसको जो है एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन में न ले आऊं। अगर मुझे कुछ बनाना है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन में लाओगे। आपने वूल का वो देखा होगा, ऊन होती है, गोला देखा है? घर में जो भी नीटिंग करता होगा, शायद आपको बहुत रेयर है, लेकिन इतना पता होगा, उस ऊन के गोले से एक स्ट्रैंड लेके उससे नीटिंग की जाती। पूरे गोले को तो ऐसे ऐसे नहीं नीटिंग की जाती है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। हमको अगर कुछ बनाना है तो वो किससे बन सकता है? किससे पॉसिबल है? इससे पॉसिबल है। क्या इससे पॉसिबल है? इससे मैं कुछ बना सकती हूँ? कुछ नहीं बना सकती। क्या बना सकती हूँ? जब तक मैं इसको जो है वो ओपन करके जो है इसको पूरा सुलझा ना लूं
और इस तरह से न बना लूं। ठीक है, इतना हमें डिफरेंस समझ में आया कि अगर कोई बहुत उलझी सी चीज है तो मुझसे कोई चीज फॉर्म नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते। जैसे उनके गोले से रिलेट कर लीजिए, अगर बहुत उलझी है तो क्या मम्मा या कोई भी जो है वो निटिंग कर सकते? नहीं कर सकते ना। उसको पहले क्या करेंगे, उसको सुलझाएंगे, उसको पूरा ओपन करेंगे, एक सिंगल स्ट्रैंड में लाएंगे, उसके बाद उससे जो है उस एक धागे से जो है वो निटिंग कितने भी सेवरल तरह की जो है वो पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले तो नहीं पॉसिबल है ना, उस उलझे उनके गोले से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये क्रोमेटिन थ्रेड की बात है। क्यों बता रही हूँ मैं आपको फालतू की बकवास, ये भी समझ में आएगा। अब देखिए, ये मेरे पास बॉल नहीं है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें इस थ्रेड को इस तरह से लपेटती जाऊं तो एक बहुत लंबा सा थ्रेड जो है वो इस बॉल के अराउंड जो है वो क्या हो जाएगा, वो इसमें रैप अप हो जाएगा। बहुत लंबा सा मैं कर सकती हूँ। होता क्या है बेटा, जो हमारा डीएनए है वो कैसा होता है, बहुत लंबा थ्रेड होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग है। हमारी सेल्स तो कितनी है, स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है। उसके अंदर भी न्यूक्लियस और भी ज्यादा स्मॉल, लेकिन तब वो फिर जो है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट कैसे होता है, उसमें कुछ पैकेजिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है विच आर ओवल इन नेचर। ठीक है, उस प्रोटीन के अराउंड, जैसे एक बॉल के अराउंड आप एक बहुत लंबा सा थ्रेड जो है उसको रैप करते जाइए, इस तरह से पैकेज होके जो है वो हमारी सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या होती है, डीएनए क्या होता है, ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर में, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुझे आपको क्रोमेटिन पढ़ाने के लिए मैं आपको ये स्ट्रक्चर इरेज कर रही हूँ। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं रिवाइज करा दूं, दो मेम्ब्रेन होंगी, आउटर एंड इनर, इनके बीच का स्पेस होगा दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इनके बीच में जो है वो पोर्स प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन डिसकॉन्टिन्यूअस होगी सर्टेन प्लेसेस पे, उनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ये न्यूक्लियर पोर किसमें हेल्पफुल है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए है, कम्युनिकेट करते हैं। इसके प्रोडक्ट यहाँ जा सकते हैं, इसके प्रोडक्ट यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर कोई जो है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन लेस कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वहां पे क्या होता है, वहां पे आरएनए जो है वो फॉर्म होता है, आरआरएनए फॉर्म होता है। दैट्स व्हाई इट नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गई, राइबोसोमल फैक्ट्री हो गई, आरआरएनए यहाँ पे बनता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे कुछ स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस स्ट्रक्चर की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इट्स आर अपीयर एज द रफ सरफेस। ठीक है, तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स कॉमनली RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ राइबोसोम्स जो है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे भी एसोसिएट होते हैं। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। वो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया, तो अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। देखो बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे 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 इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। ठीक है, जैसे आउटर सरफेस से सेल में नहीं प्रेजेंट है बेटा, ये सब प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर है, बस मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, जब इसमें कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन क्या होगा कि ये अपने आप को और पैक करेगा और थिकनेस इसकी इंक्रीज होगी। तो आफ्टर कंडेंसेशन क्या फॉर्म करता है, इसमें कंडेंसेशन हो रहा है। ये क्या है बेटा, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन में जब कंडेंसेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, ये इस तरह से कुछ कंडेंस फॉर्म में जो है वो बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं,
क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स आप सबने नाम सुना होगा क्रोमोसोम का। तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, क्या फॉर्म करेगा? क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे। कंडेंसेशन कब होता है? अभी जो हम लोगों ने बेटा न्यूक्लियस देखा था उसमें क्या कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा था? नहीं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे उलझा हुआ पड़ा है, तो वो क्या है बेटा? क्रोमेटिन है। उस जब मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि उस टाइम पे जो न्यूक्लियस अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज का न्यूक्लियस। मीन्स सेल उस टाइम पे रेस्ट कर रही, एक्चुअली वो रेस्ट नहीं कर रही होती है, उस टाइम पे बहुत सारी फंक्शनिंग हो रही होती है। लेकिन क्यों रेस्टिंग बोलते हैं, ये सब सेल साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन में जाती है तो उससे पहले क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है। कंडेंस होता है क्रोमेटिन मटेरियल, फिर रेप्लिकेट होता है क्रोमेटिन मटेरियल, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब जब ये रेप्लिकेट होगा तब क्या होगा बेटा? ये स्ट्रक्चर तो बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बेटा ये कब बना, क्या बताया मैंने? क्रोमोसोम का क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो गया? डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सारी स्टेजेस जो हैं आप लोगों को एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन तब विजुअलाइज होगी। अब क्रोमेटिन में होता क्या है? ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, जो क्या जिसकी वजह से न्यूक्लियस बन रहा है ब्रेन ऑफ द सेल, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखनी क्योंकि हम लोग को डीएनए आरएनए बहुत डिटेलिंग करनी ही है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस क्या होता है? आरएनए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि क्रोमेटिन मटेरियल में सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट में इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लॉन्ग थ्रेड है, उसको हम किसके अराउंड जो है वो कर रहे हैं, वो एक कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके अराउंड रैप कर रहे हैं, तो बहुत लंबा सा थ्रेड जो है वो स्मॉल जगह में आ जाएगा, पैकेज हो जाएगा। ठीक है, नियर अबाउट 2 मीटर से भी लंबा होता है डीएनए। अब इतनी छोटी सी सेल के इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक होगा? इसी तरह से पैक होगा। तो जिस प्रोटीन की वजह से पैकेजिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग प्रोटीन। पैकेजिंग प्रोटीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन जो है वो क्या है? पैकेजिंग प्रोटीन। कुछ स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स भी होती हैं जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं। ठीक है, ये पैकेजिंग में कौन इन्वॉल्व होती है? हमारी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, नॉन पैकेजिंग प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। मीन्स क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, प्लस पैकेजिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लस नॉन पैकेजिंग प्रोटीन प्रेजेंट है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, डीएनए, आरएनए, पैकेजिंग प्रोटीन एंड नॉन पैकेजिंग प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ही जो है वो हमारा डीएनए रैप होता है। अच्छा, कभी आपने सुना है कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है।
इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये एसिडिक इन नेचर है तो ये बेटा क्या कैसी प्रोटीन होगी, बेसिक होगी, और ये भी P/Q है, ठीक है, बेसिक प्रोटीन। स्टोन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। डीएनए का कैसा होता है, एसिडिक होता है। बाकी डीएनए और आरएनए की डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हम ये क्रोमोसोम्स और उसका जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल उसकी स्टडी करती है बस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्रोमैटिन में डीएनए, आरएनए, पैकेजिंग प्रोटीन, नॉन पैकेजिंग प्रोटीन होती है। इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन जो है, और भी प्रोटीन्स होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्टोन होती है, लेकिन हिस्टोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पैकेजिंग प्रोटीन जो है वो हिस्टोन है, और इसको क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोटीन, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर बेटा दिख रहा है, इसमें ये थ्रेड लाइट जो है ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। इसके लिए पहले मैं इसको सबको इरेज करता हूँ। बेटा ये जो क्रोमोसोम्स है, इसमें आपको ये एक आर्म टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये आर्म टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों आर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पहले तो देखिए एक पॉइंट पे एक अगर यूनिवर्सल जो है वो उनका बोला है, उसको मैं एक पॉइंट पे बहुत कस के जो है प्रेस कर दूं तो क्या होगा, वो इस साइड से इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा हाईली कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये कैसा होता है, बहुत हाईली कंस्ट्रक्टेड होता है और डेंस होता है, ठीक है। एक पॉइंट है जिससे दोनों आर्म अटैच है, दोनों आर्म, एक ये आर्म एक ये आर्म। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्ट के ऊपर वाली आर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पी आर्म। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्ट के नीचे वाली आर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू आर्म, ठीक है। तो पी आर्म और क्यू आर्म जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएट हो रही है, जो प्राइमरी के ऊपर, प्राइमरी कंस्ट्रक्ट के ऊपर जो है प्रेजेंट है, और जो सेकेंड प्राइमरी कंस्ट्रक्ट के नीचे प्रेजेंट है। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्ट का एक और नाम होता है, दैट इज सिस्टर क्रोमैटिन। कुछ टर्म्स हैं, आज यहीं से सीख के जाइए तो सेल साइकिल के लिए आप जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। प्राइमरी कंस्ट्रक्ट के ऊपर आपको कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या होता है बेटा, दैट इज एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्ट है उससे स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। कब अटैच होते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। बट ये बिल्कुल रॉन्ग है, प्राइमरी कंस्ट्रक्ट से कभी भी जो है वो स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते। प्राइमरी कंस्ट्रक्ट के ऊपर जो है वो एक प्रोटीनस बैंड, एक प्रोटीनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। उस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इन फाइबर्स ये क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल में चले जाते हैं सेल में। वो तो सेल साइकिल में हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर करें तो अभी आपको पता होना चाहिए कि काइनेटोकोर जो है कुछ प्रोटीनस फाइब्रस बैंड है जो किसके अराउंड प्रेजेंट है, जो सेंट्रोमियर के अराउंड प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर मैंने किसको बोला है, मीन्स प्राइमरी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर। अब इसकी जो दो आर्म्स है, ठीक है, वो भी उनका क्या रोल है अभी भी वो भी देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है इसका शेप जो है
सेल डिवीजन के टाइम पे आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये एक जो है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट है और इसकी एक आर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या ये क्रोमोसोम है? बिल्कुल है, क्रोमोसोम्स है ये। ठीक है, ये कैसा है? सिंगल एक आर्म है, इसको मोनाड बोलते हैं। ठीक है, मोनाड। अब क्या इसमें हमें दो आर्म दिख रही है? अब ये मत कहिए अगर नहीं इसमें तो चार आर्म है, एक ये एक ये एक ये एक ये। ठीक है, क्या है ये? अगर पी आर्म है और ये अगर क्यू आर्म है तो इसका ये तो जस्ट क्या है? रेप्लिकेट है, मीन्स इसी का डुप्लीकेटेड पार्ट है। एक ये हो गई एक ये हो गई। दोनों किससे अटैच है बेटा? दोनों आर्म्स हमारी एक ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से अटैच है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये डायड। ठीक है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से जब क्रोमोसोम्स की आर्म्स अटैच होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा होमोलोगस और हेट्रोलोगस, वो तो बाद में बताइए। पहले देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। ये क्या है बेटा? ये क्रोमेटिड्स है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिड्स। सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट है इसलिए ये सिंगल आर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? मोनाड है। यहाँ पे क्या है? दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है इसलिए क्या है? डायड है। लेकिन वो दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो एक ही उससे प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से होल्ड हो रखे, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक्स पता होगा तो कभी भी गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स कोई किसको हम बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड जो एक ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से बाउंड हो रखी है। ठीक है, इसका मतलब कोई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी होता होगा बच्चों। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा? देखिए दो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अगर मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ, ये 1, ये एक क्रोमेटिड, ये सेकंड क्रोमेटिड, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटिड है। ये एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट, ये सेकंड प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसमें से सिस्टर क्रोमेटिड कौन है तो सिस्टर क्रोमेटिड बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड के लिए क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बताइए। एक टर्म हो गया सिस्टर क्रोमेटिड, एक टर्म हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कितने स्टार में लगा के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट ये हमारा ए क्रोमोसोम है, ये हमारा बी क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ए क्रोमोसोम्स की जो 1 और 2 आर्म है वो कितने क्रोमेटिड से सेंट्रोमियर से सेपरेटेड है? नहीं सेपरेटेड है, वो एक सेंट्रोमियर से ही एसोसिएट कर रही हैं। दोनों आर्म जो है एक ही सेंट्रोमियर से जो है वो बाइंड हो रखी है। तो 1 और 2 जो है वो क्या हो जाएंगी? 1 and 2 सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम ए। ठीक है, तो क्या इसमें भी सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होगा? बी में क्यों नहीं होगा? ये 3 और 4 जो है वो आपस में एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, तो ये क्या हो जाएंगी? 3 and 4 ऑफ क्रोमोसोम नंबर बी। ठीक है, 1 और 2 मीन्स जो एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से बाउंड है आर्म्स, उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। जो डिफरेंट उससे प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से वो है उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? वो नॉन सिस्टर। मीन्स 1 जो है वो 3 के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, 2 जो है वो 4 के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, तो 1 and 3, 2 and 4 ये क्या हो गए? नॉन
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ये कॉन्सेप्ट जो है सिस्टर क्रोमेटिड की क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कितना कंफ्यूज करती, कितने क्वेश्चंस बनते, वो हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आ गया आपको सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो भी एक प्राइमरी कंस्ट्रक्ट से होल्ड हो रखी होगी आर्म्स, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी कंस्ट्रक्ट से होल्ड हो रखी होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इतना समझ में आ गया, ठीक है। होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस क्या होते हैं आप लोगों को? होमो मीन्स क्या होता है, सेम होता है। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, यही तो होता है होमो और हेट्रो की कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, सपोज दैट कोई क्रोमोसोम नंबर हमारा 1 है, 23 पेयर्स प्रेजेंट है ना हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये 23 में से 22 तो सब में कॉमन होते हैं, सिर्फ एक पेयर जो है उससे ही डिफरेंस होता है। किसमें डिफरेंस होगा कि इट विल बी अ बॉय और डॉटर। तो कौन डिसाइड करेगा, अगर देखिए कोई क्रोमोसोम एक्स एक्स है, दोनों का शेप जो है एक जैसा दिख रहा है, क्रोमोसोम एक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैसे है, होमोलॉगस, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो शेप में डिफरेंट है, एक एक्स है एक वाई है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हेट्रो, ठीक है। होमो और हेट्रो। होमोलॉगस जो है उसमें सेम होंगे, ठीक है, सेम पेयर प्रेजेंट होंगे। हेट्रोलॉगस में डिफरेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये समझ में आ गया आपको होमो और हेट्रो का कॉन्सेप्ट। तो एक चीज और देख लीजिए जो इसी क्रोमोसोम से रिलेट करती है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें पता है प्राइमरी कंस्ट्रक्ट है, उससे आर्म्स जनरेट हुई, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट भी फॉर्म हो जाती है, कभी कभी, मैंने बोला समटाइम्स, हमेशा नहीं, यूजुअली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्राइमरी कंस्ट्रक्ट हमें पता है, एक आर्म जो है क्रोमोसोम की ये है, एक आर्म क्रोमोसोम की ये है, ठीक है। लेकिन इस आर्म के बियॉन्ड मीन्स पी के बाद में और या फिर क्यू के बाद में, ठीक है, पी के बाद में एक जो है वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी ठीक है। तो जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट होगा, इसके बाद फिर से कुछ क्रोमोसोम्स का पोर्शन कंटेंट किए हुए हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट होगा, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। और मार्कर क्यों बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, क्योंकि इसलिए जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट है ये क्या है, सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होंगे जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट होगी, प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसको हम मार्कर क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्यों मार्कर, इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, ठीक है। जब आप इसकी स्टडी करोगे, कैरियोग्राफ देखोगे तो उसमें क्या होगा, ये इजीली रिकॉग्नाइज होते हैं, तो एज अ मार्कर आप इसको यूज कर सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्कर क्रोमोसोम्स। आई थिंक आपको न्यूक्लियस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके फंक्शन जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसके साथ आपको और क्लियर होंगे, अदरवाइज आपको इतने तो क्लियर हो गए ना कि राइबोसोमल आरएनए बनता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन रहता है, मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, राइबोसोम की फैक्ट्री। अच्छा, जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है बेटा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म था, जो लिक्विड पोर्शन था, वो एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है। एमआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रही है, न्यूक्लियस में जो है वो आरआरएनए की सिंथेसिस हो रही है। इसके अलावा ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो है जैसे जैसे हम सेल में आगे चलते जाएंगे इसके फंक्शन क्लियर होते जाएंगे। आई थिंक आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आई विल बी आंसर देयर, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।